अस्सलामुअलैकुम। आप लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले इस वीडियो में इंटर 100 में उर्दू में कुछ जो जो खास सवाल है, तो इस सवालों के बारे में आज हम अपने दोस्तों से बात करने वाले हैं। तो आप बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक। अस्सलाम वालेकुम। मुझे कुछ सवाल के जवाब चाहिए आफ्ताब भाई आपसे। मेरा सवाल है कि हमारे दरसी किताब में एक हॉर्नोटा नाम का किसी चीज़ क्या किसी भी चीज़ की अ, बात हुई है। तो आखिर हॉर्नोटा हॉर्नोटा नाम का वो आखिर चीज़ क्या है, उसके बारे में बताएं। जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। तो ये हरनौटा जानने की एहसान दानिश ने अपनी खुदनविश में हरनौटा के बारे में जिक्र किया। तो हरनौटा कहते हैं कि जो मजदूर बहुत ज्यादा काम करते हैं तो उनका बदन गठीला हो जाता है। तो बहुत ज्यादा मतलब बड़ी ज्यादा निकल जाता है, तो गठीले बदन को ही हरनौटा कहा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरा अगला सवाल है कि आप हमें बागो बहार के जो भी किरदार हम लोग को पढ़ना है उनके बारे में हमें बताएं, क्योंकि उनके किरदार हैं जिनके जिसके नाम याद नहीं रहते हैं, उसके बारे में बताएं। जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। तो बागो बहार के किरदार है मलिक सादिक, मुबारक और अंधा फकीर, जो हिंदुस्तान से ताल्लुक रखता था, अंधा फकीर। तो इन सभी किरदारों के बारे में बता दें कि आखिर ये मलिक सादिक कौन है, मुबारक कौन है और ये अंधा फकीर कौन है। जी हाँ, तो बहुत अच्छा सवाल आपने किया। तो आपको बता दें कि मलिक सादिक जो था वो जिन्नातों का बादशाह था। मलिक सादिक जिन्नातों का बादशाह था। और इसमें अंधे फकीर का जिक्र किया गया है। तो अंधा फकीर हिंदुस्तान का था। और मुबारक, तो मुबारक का इसमें जिक्र किया गया है। तो मुबारक बादशाह का वजीर था, जो बहुत ही ज्यादा भरोसेमंद था। मुबारक एक बहुत ही ज्यादा भरोसेमंद वजीर था। अस्सलामुअलैकुम। आज बहुत दिनों के बाद हाजिर हूँ। आजकल मसरूफियत कुछ ज़्यादा है, इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो आज ये ख़ास वीडियो के साथ मैं आपके सामने, जैसा सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा है, मेरे जो 2-3 शागिर्द यहाँ बैठे हुए हैं, मैं सीधे सीधे 50 सवाल पूछूंगा, 100 नंबर का 50 सवाल। ये सवाल कहीं से भी पूछा जा सकता है। देखते हैं कि ये लोग कितनी तैयारी है इन लोगों की। आप भी इसे ध्यान से सुने, आपकी भी तैयारी हो जाएगी। तो आप सीधे सीधे सवाल का सिलसिला है, सोचने का कोई वक्त आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो सवाल पूछा जाए। जी हाँ। इब्राहिम चक्का के लिखने वाले कौन हैं? सलाम बिन रज़ाक। रवि रंजन किस अफसाने का किरदार है? भूले बिसरे गीत। टोबर टेक सिंह किस गांव का रहने वाला था? ओवरटेक सिंह। बिल्कुल सही है, इसको जान लें। टोबर टेक सिंह का असल नाम था बिशन सिंह। वो टोबर टेक सिंह गांव का रहने वाला था, इसलिए अपने गांव से उसे मोहब्बत थी, इसलिए सभी लोग उसे टोबर टेक सिंह ही कहने लगे। तो वो टोबर टेक सिंह गांव का रहने वाला था। अगला सवाल, टोबर टेक सिंह के लिखने वाले कौन हैं? शहादत हसन मंटू। सादत हसन मंटू। टोबर टेक सिंह में एक किरदार है मोहम्मद अली का। मोहम्मद अली नाम का पागल वो अपने आप को क्या समझता है? मोहम्मद अली जिन्ना समझता है अपने आप को। मोहम्मद अली जिन्ना समझता है, बिल्कुल सही है। उज़ैर सैयद अजीज़ अहमद किस ओहदे से रिटायर किए हैं? ट्रांजिस्टर। डायरेक्टर। डायरेक्टर के ओहदे से। ठीक है, सैयद अजीज़ अहमद की बीवी उनको क्या ताना देती है? यही के मतलब दिन भर बैठे रहते हैं, सब एक दोस्त हो आपको जाने। पता है? वो बोलती है कि अपने इस जैसे अपने हालात को लेकर अपने मतलब सर पे लेकर कब तक घूमिएगा कुछ। अपने डायरेक्टरी की लाश को अपने कांधे पर रखकर कब तक घूमिएगा? आप डायरेक्टर नहीं रहे, इसलिए एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारें। ये इसलिए कहा क्योंकि उनकी बीवी अक्सर कहती थी कि आप कोई ना कोई नौकरी कर लें। वो कहते थे कि मैं इतने बड़े डायरेक्टर से रिटायर हुआ हूँ, तो एक छोटी सी नौकरी कैसे कर लूँ। इसी बात पर उनकी बीवी अक्सर उनसे कहा करती थी कि आप डायरेक्टरी की लाश को कांधे पर लिए कब तक घूमिएगा। ठीक है, अगला सवाल। डायरेक्टर सैयद अजीज़ अहमद का पुराना दोस्त कौन था? रवि रंजन। रवि रंजन। आखिरी वक्त में डायरेक्टर अजीज़ अहमद किस चीज़ की तलाश में थे?
ट्रांजिस्टर, जो अभी रेडियो कहा जाता है जिसे। बिल्कुल सही, रेडियो कहा जाता है। चलिए अब चलते हैं प्रोमिस में। प्रोमिस की लिखने वाली कौन है? जिलानी बानो। जिलानी बानो की एक नॉवेल का नाम बताइए। नहीं। ऐवाने गजल। ऐवान गज़ल, बिल्कुल सही। ऐवान गज़ल उनकी नॉवेल का नाम है, कंफ्यूज ना हो, गज़ल का नाम है लेकिन ये नॉवेल है उनकी। इस अफसाने में प्रोमिस जो उन्वान दिया गया है, प्रोमिस का उर्दू मानी क्या है? प्रोमिस माने क्या होता है? वादा करना। वादा। प्रोमिस माने वादा, सिर्फ वादा। ठीक है, तो अम्मू अपने चारों बेटों से कौन सा वादा करवाती है? कि अपने आखिर वक्त जो होगा, अम्मू का जो आखिर वक्त होगा उसका, उसमें आखिरी वक्त में वो चारों बेटा उसके साथ रहे। कांधा देंगे। जी। ठीक है। उनका कौन सा बेटा है, अम्मू का कौन सा बेटा है जो वजीर है? हमीद। हमीद। बाकी तीनों बेटे कहाँ हैं उनके? वो मैक्सिको में। अमेरिका में, न्यूयॉर्क में। जी। ठीक है। अब सवाल यह है, ख्वाजा भी कौन है? वो अम्मू की नौकरानी। हाँ, नौकरानी, मुलाजमा है ख्वाजा भी। चलिए इसमें एक सवाल आता है कि अम्मू के शौहर क्या थे? पता है? अम्मू के शौहर, आप बताएं, आपको पता है? नेता थे। नेता थे, गलत जवाब है। अम्मू के शौहर एक वकील थे और अपने बेटों को पढ़ाने में उन्होंने अपनी सारी जायदाद खर्च कर डाली, बेच डाली और अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाई। आला तालीम दिलवाने का मकसद ये था कि आखिरी वक्त में उनके बेटे उनके काम आए, लेकिन आला तालीम की वजह से ये सभी बाहर चले गए और अम्मू को अम्मू का साथ नहीं दे पाए। अम्मू का जो आखिरी वक्त गुजरा वो बिल्कुल अकेले गुजरा। अम्मू को कौन सा मर्ज़ था? अब बताएं, अम्मू को कौन सा मर्ज़ था? अम्मू को कैंसर था। कैंसर की वजह से अम्मू की जान गई। अगला अफसाना है हमारे बीच में, इब्राहिम सक्का। इब्राहिम सक्का के लिखने वाले कौन हैं? सलाम बिन रज़ाक। सलाम बिन रज़ाक। इसमें इब्राहिम सक्का की तालीम किस क्लास तक हुई रहती है? 5वीं क्लास शायद। नहीं, गलत। बोलिए। बिल्कुल सही, चौथे दर्जे तक वो तालीम हासिल किया रहता है। वो किस गांव में रहता है? धोरन। धोरन गांव में रहता है। धोरन गांव में कौन सी वबा आती है, कौन सी बीमारी अक्सर आ जाती है? नारू। नारू। नारू एक बीमारी है जो अक्सर वहाँ हैजे के रूप में आती है, जिससे लोग परेशान हो जाते हैं। उसमें एक किरदार है जो बहुत ही ख़तरनाक है, जिसका नाम सुनते ही कराहियत सी होती है। सबसे ख़तरनाक एक विलेन के रोल में। जी। वो किरदार कौन सा है? बेदार खां देशमुख। बेदार खां देशमुख। बेदार खां देशमुख के बारे में कुछ बताएं कि आखिर उसको इस कहानी में, इस अफसाने में क्यों लिया गया है? क्योंकि बेदार खां देशमुख मतलब उस गांव का ये था, उससे लोग ज्यादा डरते थे। हम्म, और उसकी जो एक बहन थी, हम्म। जो इब्राहिम सक्का, और इब्राहिम सक्का और उसकी बहन की मरने की खबर एक साथ ही आई थी। चलिए ठीक है, आप थोड़ा सा क्लियर करके बता देते हैं। बेदार खां देशमुख का नाम इस अफसाने में इसलिए आया है कि बेदार खां देशमुख तो गांव का बारोब शख्स है ही, साथ ही साथ बेदार खां देशमुख की बहन से इब्राहिम सक्का मोहब्बत करता है, जो इस कहानी का बहुत ख़ास हिस्सा है। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। इसलिए बेदार खां देशमुख का भी रोल इसमें बहुत अहम है। इसलिए अहम है, किस लिए अहम है? क्योंकि इब्राहिम सक्का उनकी बहन से मोहब्बत करता है। हाँ, इब्राहिम सक्का बेदार खां देशमुख की बहन से मोहब्बत करता है। चलिए अब इब्राहिम सक्का खुददार किस्म का इंसान है, कैसे? क्योंकि एक बार की बात है जब मुसन्निफ ने उसे अपने घर पे दावत दी थी हम्म, खाने के लिए। तो वो खाना तो एक वक्त का खा लिया था, तो मुसन्निफ ने उसे दोबारा खाना दिया कि इसे घर पे ले जा। हम्म। तो इब्राहिम सक्का ने इनकार कर दिया। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। इब्राहिम सक्का एक आम किस्म का दिखने वाला एक लड़का है। उसकी उम्र कितनी है? अब बताएं, कोई भी बताएं। और के बारे में उम्र आप बताएंगे?
25 साल का। दुबला पतला इंसान है जो मतलब एक आम से लिबास में रहता है। इब्राहिम सक्का का नाम सक्का है, सक्का का मानी क्या होता है? पानी पिलाने वाला। सक्का लफ्ज़ साकी से बना है, साकी कहते हैं पानी पिलाने वाले को। इब्राहिम सक्का कौन सा काम करता है? वो पानी लोगों को पानी पिलाता है, और पानी पिलाने से क्या, क्यों पिलाता है पानी को? क्योंकि उस गांव में पानी की बहुत ज्यादा इब्राहिम दिक्कत सक्का है। को क्या फ़ायदा है इससे? इससे पैसे मिलते हैं उन्हें, हाँ। जिनसे उनका घर चलता है। इब्राहिम सक्का का तो घर है नहीं। नहीं मतलब वो 2 वक्त की रोटी खा सके। वो अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए ये काम करता है। ठीक है, अब इसमें एक सबसे आखिर का जो एक पहलू है ना, वो बहुत ख़ास है कि एक लड़की जो रात में मर चुकी रहती है, उसकी कब्र पे कोई इंसान मरा हुआ पाया जाता है। वो इंसान कौन है? इब्राहिम सक्का। इब्राहिम सक्का। इसमें बहुत सारे नाम आते हैं, अब्दुल रब, अब्दुल्ला भैंसा। जी। ठीक है, उतनी गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे सीधे अगले अफसाने की तरफ चलते हैं। और अगला अफसाना क्या है? क्वारंटीन। क्वारंटीन। क्वारंटीन, हाँ ये भी अफसाना है। Yes, sir। क्वारंटीन के लिखने वाले कौन है? राजेंद्र सिंह बेदी। राजेंद्र सिंह बेदी। और आप बताएंगे क्वारंटीन किस चीज़ का नाम है? क्वारंटीन एक जगह का नाम है, कैसी जगह? जहाँ पे लोग प्लेग से जो पीड़ित हो जाते हैं, प्लेग बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं, तो वहाँ मतलब ठीक होने के लिए जाते हैं। प्लेग मतलब ऐसे लोगों की जगह है क्वारंटीन, जो प्लेग से पीड़ित है। प्लेग की बीमारी किस जानवर से होती है? चूहों की वजह से। चूहों की वजह से। क्वारंटीन के बारे में बता दें, क्वारंटीन एक जगह का नाम है। प्लेग नाम की जो बीमारी है वो जब हो जाती है तो उन सारे मरीज़ों को एक अलग जगह ले जाया जाता है। ले जाने की वजह उनका इलाज भी है, और साथ ही साथ उनको अलग रखा जाता है बाकी लोगों से, क्योंकि ये बीमारी पड़ती भी है। इसलिए एक अलग जगह बनाई गई है उसके लिए, जिसका नाम क्वारंटीन है। अच्छा, इसमें एक नाम आता है विलियम भागो। ये कौन है विलियम भागो? ये हॉस्पिटल के कंपाउंडर है जो इन्हों का ख्याल रखते हैं। अच्छा, क्वारंटीन का सबसे ख़ास किरदार कौन सा है? ये विलियम भागो। विलियम भागो ख़ास किरदार है। विलियम भागो लोगों की इतनी मदद क्यों करता है? उसके साथ कुछ हादसा हुआ है क्या? क्योंकि उसकी बीवी भी प्लेग से पीड़ित थी शायद। हाँ, उसकी बीवी बिल्कुल सही है, उसकी बीवी भी प्लेग की वजह से पीड़ित थी और मर गई थी। हाँ, तो उसने ये ठान लिया था कि अब वो बाकी जो लोग हैं जो प्लेग में हैं, मुब्तला हैं, प्लेग की बीमारी में मुब्तला हैं, उनकी मदद करेगा। ठीक है, और डॉक्टर का नाम क्या है? रेवरेंड मुंतल आबे। एक दिन डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा ब्रांडी पी लिए थे तो बहुत दौड़ने लगे थे। वजह क्या थी? क्योंकि ये बीमारी कुछ ज़्यादा बढ़ गई थी। और जो बड़े बड़े जो नेता आया करते थे, तो इस पे भाषण दिया करते थे डॉक्टर साहब की बात हो रही है। डॉक्टर साहब एक दिन क्यों दौड़ रहे थे? वक्त वक्त न लें, सीधे सीधे बोल दे कि नहीं आता है, ताकि जल्दी से जवाब दिया जा सके। जी बता दीजिए। जी, बता दीजिए। एक दिन जब वो डॉक्टर रेवरंड मोंतल आबे अपने घर आता है, घर आने के बाद उसकी आदत होती है कि साबुन से अपना हाथ धोता है, डिटॉल से अपना हाथ धोता है। हाथ धोने के बाद खाना वाना खाता है, उसके बाद भरपेट शराब पीता है, वो इन ब्रांडी पीता है। जी। उस दिन वो कुछ ज़्यादा ही पी लेता है। जी। पीने के बाद ऐसा होता है कि वो जब उसकी खून की गर्दिश बढ़ती है तो वो भी दौड़ना शुरू कर देता है। उसको ऐसा लगता है कि शायद उसको भी प्लेग की बीमारी हो, तो वो घबरा जाता है, वो डर जाता है, और डर की वजह से वो दौड़ना शुरू कर देता है। और कुछ देर में जब ब्रांडी का नशा उतरता है तब उसको एहसास होता है कि नहीं, ये मतलब बीमारी की वजह से ये कैफियत नहीं थी, ये कैफियत नशे की वजह से थी। अच्छा, वहाँ कोई पादरी आते हैं। पहले बताएं, पादरी किसे कहते हैं? जो लोगों को कुछ पढ़कर, जैसे इंजी ये बाइबल पढ़कर लोगों को मतलब शांति दे, जो प्लेग से पीड़ित होते हैं ना, जो मरीज, उन्हें शांत करते अच्छा, हैं। हम बाइबल पढ़ के अगर बता दें तो क्या हम पादरी कहलाएंगे? नहीं, उसके लिए बाइबल पढ़ के अगर लोगों को बताएं। हाँ। अगर हम बाइबल पढ़ के लोगों को बताएं तो क्या हम पादरी कहलाएंगे? नहीं, क्यों? क्योंकि एक ये ओहदा होता है पादरी बनने का। कोई कंपटीशन वगैरह होता है क्या? जी, ऐसा तो नहीं। चलिए, तो क्लियर बता देते यस हैं। सर।
ये पादरी को अंग्रेज़ी में फ़ादर कहा जाता है, सब लोग जानते हैं, फ़ादर और सिस्टर भी होते हैं उसके अंदर। तो पादरी का जो ये होता है वो अपनी ज़िंदगी को गॉड के नाम वक्फ़ कर देते हैं, यानी अल्लाह के नाम वक्फ़ कर देते हैं, और वो शादी-उदी नहीं करते हैं, ठीक है? वो लोगों की मदद करते हैं, लोगों का साथ देते हैं, तो वही पादरी बनते हैं। और जो औरतें होती हैं वो नन कहलाती हैं, जो जिसको सिस्टर भी कहते हैं। तो वो पादरी जो हैं वो आते हैं वहाँ, क्वारंटीन में आते हैं, और आने के बाद बाइबल की जो आयतें हैं वो सुनाते हैं, और उनको बताते हैं कि देखो मतलब दुनिया क्या है, ज़िंदगी क्या है, मौत क्या है, ये सब बताते हैं ताकि उन लोगों का हौसला बढ़े। अच्छा, क्वारंटीन में मौत की वजह क्या सिर्फ प्लेग है? जी हाँ, क्या इसमें तो प्लेग का ही जिक्र किया गया है। मतलब जो भी इंसान उसके अंदर मरते हैं तो क्या वो प्लेग की बीमारी से ही मरते हैं? नहीं, उसमें कई लोग ऐसे आते हैं जो प्लेग की बीमारी से जो पहले से रहते हैं, उनको उनको देखकर उनके अंदर अलग से अजीब सा डर होने लगता है। बिल्कुल सही। यहाँ एक एक तरह का डर होता है, एक तरह का खौफ होता है कि देखते हैं जब वो दूसरे दूसरे मरीज की हालत को देखते हैं ना, तो उनके अंदर खौफ आता है, डर आता है, डर का एहसास होता है, और ये डर का एहसास उनकी मौत की वजह बन जाता है। बेचारे दुनिया से वो भी रुखसत चले हो जाते हैं जबकि उन्हें कुछ नहीं होता है। चलिए, तो और नेताजी का भी एक किरदार है, सीधे सीधे हम नेताजी के बारे में बता रहे हैं कि नेताजी का जो किरदार है वो है कि वो भाषण करते हैं कि प्लेग है हमारे यहाँ, लेकिन हमारे डॉक्टर सब उसमें लगे हुए हैं और बहुत जल्द हम इस पर कामयाबी पालेंगे। यही मतलब ये है। और एक दिन डॉक्टर रेवरेंड मोंतलॉबे और विलियम भावो की वजह से ये लोग कामयाबी हासिल कर लेते हैं, जिसका सेहरा वो नेताजी अपने सर पर रखते हैं कि हमारी वजह से ये सब मुकम्मल हुआ। खैर, ये प्लेग की बीमारी जब हो जाती है तो डॉक्टर साहब को कौन सा ओहदा दिया जाता है इनाम के रूप में? इसके बारे में तो कर्नल का, याद रखें, कर्नल। कर्नल बना दिया है तब उनको। हाँ ठीक है। अब किस्से चार दुर्वेश में चलते हैं, जो बहुत ही अहम है। 50 नंबर वाले भी अगर सुन लें तो कोई गलत नहीं है, उनके लिए फ़ायदेमंद है। किस्से चार दुर्वेश का उर्दू में तर्जुमा किया गया, जिसका नाम रखा गया, क्या रखा गया? बागो बहार। बागो बहार किसने तर्जुमा किया किस्से चार दुर्वेश का? मीर अहमद देलवी। मीर अमन देहलवी ने तर्जुमा किया, नाम रखा बागो बहार। उसमें कितने दरवेशों के किस्से बयान किए गए हैं? 4। 4। ये किस्से चार दुर्वेश लिखने वाले कौन है? फारसी की जो किताब थी असल में, उसके लिखने वाले कौन है? हज़रत अमीर खुसरो। हज़रत अमीर खुसरो। और ये किताब इतनी अच्छी थी कि उसका उर्दू में तर्जुमा कराया गया। जी। अच्छा, तो कौन सा कॉलेज है जिसने तर्जुमे की जिम्मेदारी ली, जिसके जी। ज़रिए तर्जुमा हुआ? फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज, बिल्कुल सही। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? कोलकाता में। कोलकाता में। उसके प्रिंसिपल कौन थे? जॉन गिलक्राइस्ट। जॉन गिलक्राइस्ट। ये किताब कब छप कर आई? 1801 में। 1801 में तैयार हुई, और छप कर कब तैयार हुई? 1803। 1804। 4। जब वो किताब आई तो डॉक्टर जॉन गिलक्राइस्ट ने जब वो किताब पढ़ी, बहुत खुश हुए, तो उन्होंने कितना इनाम दिया? 500। 500 रुपये इनाम दिया। अब सीधे सीधे हम आते हैं उस कहानी की तरफ। उसमें बताएंगे शहज़ादा, जो शहज़ादा एक किरदार है। देखिए, इसकी वीडियो पहले बनाई जा चुकी है, अगर आप प्ले लिस्ट में देखें तो वो सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। तो शहज़ादा के बारे में बताए, वो शहज़ादा का वालिद, शहज़ादे के वालिद है ना, जी। कहाँ के बादशाह रहते हैं? चीन के बादशाह रहते हैं। चीन के बादशाह रहते हैं। उनका सबसे ख़ास वज़ीर कौन है? मुबारक। मुबारक। शहज़ादा के जो वालिद हैं, जब उनके इंतकाल का वक्त आता है तो वो अपने भाई से क्या कहते हैं? क्योंकि उनका शहजादा बहुत छोटा रहता है। अपने भाई से क्या कहते हैं? सिर्फ इतना बताइए ना। कि तब तक तुम इसको संभालो, मतलब मेरे जो राज को संभालो। हम्म, जब मेरा छोटा बेटा बड़ा हो जाएगा हम्म। तो उसके बाद तुम उसे ये गद्दी सौंप देना। कहते हैं कि जब तक मेरा बेटा बड़ा हो जाए तुम मेरी हुकूमत को संभालो, मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो उसे ये गद्दी सौंप देना। तुम क्या कहते हैं कि ये अपना मतलब ये हुकूमत मेरे बेटे को दे देना। चलिए, आपसे कहा गया था कि 50 सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन सवालात बढ़ रहे हैं, ठीक है? तो आप इसे ध्यान से सुने, और जहां आपको परेशानी है वहां मैं साथ देने के लिए तैयार हूं, घबराइएगा नहीं। सवालों का सिलसिला जारी है,
और अगला सवाल फिर आप लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक है, तैयार हैं आप अगले सवाल के लिए? जी हाँ। तो अब और कुछ सवालों की तरफ चला जाए। जी। बागो बहार में जैसे कि अभी आपने देखा, तो उसमें मलिक सादिक नाम का एक किरदार आता है। मलिक सादिक कौन है? मलिक सादिक जन्नतों का बादशाह है। मलिक सादिक के पास कौन ले जाता है? शहजादे को मलिक सादिक के पास कौन ले जाता है? मुबारक। मुबारक ले जाता है। और मुबारक को क्या जिम्मेदारी दी जाती है? अ, बादशाह जो बनता है, शहजादे का चचा जो बादशाह बन जाता है, वो मुबारक से क्या कहता है? शहजादे को मार देने के लिए। माइक रखिए। शहजादे को मार देने के लिए। हाँ, क्योंकि जब शहजादा बड़ा होता रहता है तो उसके चचा को ये बात गवारा नहीं होती है कि ये तो बड़ा हो रहा है, तो बड़ा हो रहा है तो क्या कहते हैं कि ये हुकूमत का जो है तलबगार हो जाएगा, वो हुकूमत उसको मिल जाएगी, और हुकूमत करने में तो बहुत दिल लग रहा है, इसलिए वो चाहता है कि उसको ख़त्म कर दे। तो मुबारक कहता है कि इसको ख़त्म करना अच्छी बात नहीं है, उसको लाइए हम कहीं जंगल में रख पहुँचा देते हैं जहाँ से वो खुद ही ये हो जाएगा। लेकिन मुबारक बहुत ही अच्छा मुबारक बहुत ही अच्छा इंसान है, क्योंकि वो शहज़ादे के वालिद का बहुत करीबी हमराज़ रह चुका है, उसे बहुत हमदर्दी है, बड़ी मोहब्बत है शहज़ादे से। तो वो उसको लेके जाता है जंगल में, जंगल के बहाने से निकलता है, और निकलने के बाद वो पूरी हकीकत शहज़ादे को बता देता है। मलिक सादिक के पास जाने से कब्ल वो दोनों कुछ ख़रीदते हैं, कोई सुरमा। सुरमा का नाम क्या होता है? सुलेमानी सुरमा। सुलेमानी सुरमा, बिल्कुल सही। सुलेमानी सुरमा की खूबी क्या है? उसे लगा लेने के बाद जिन्नात नजर आने लगते हैं। उसे लगा लेने के बाद जो गैबी मखलूक़ात हैं वो सब दिखाई देने लगते हैं, जो मखलूक़ात दिखाई नहीं देते हैं वो सब दिखाई देते हैं। मलिक सादिक के पास ये लोग पहुंचते हैं, मलिक सादिक इनकी बातें सुनता है, उसके बाद कौन सी शर्त लगाता है कि ठीक है मैं तुमको तुम्हारा मुल्क वापस दिला दूंगा, तुम मेरा एक काम कर दो। कौन सा काम कर दो, पता है? नहीं। आपको पता है? चलिए ठीक है, यहाँ तक आते हैं। अब बताएं कौन सी शर्त लगाता है? वो एक लड़की की तस्वीर देता है और बोलता है कि अगर इसे खोज कर ले आओगे तो मैं तुम्हारा मुल्क तुम्हें वापस दिला दूंगा। और कुछ धमकी भी देता है। जी। क्या कहता है? कहता है कि अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो इसका अंजाम बुरा होगा। शहजादा तलाश में निकलता है, उसकी कितने दिनों तक चलता रहता है? 4 साल। नहीं, 7 7 सालों तक। साल। चलिए, उसके बाद उसकी मुलाकात एक फ़कीर से होती है, अंधे फ़कीर से। उस अंधे फ़कीर का ताल्लुक़ किस मुल्क से है? हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान से। अंधे फ़कीर को वो क्या देता है? एक दिरहम देता है। वो भीख देता है, ठीक है। और उसके बाद वो उसके पीछे पीछे जाता है। जी। तो अंधे फ़कीर के साथ जाता है तो वो आखिर में क्या देखता है? वो देखता है कि जिस लड़की की तलाश थी, शहजादे को जिस लड़की की तलाश थी, वो लड़की उसी अंधे फकीर की बेटी रहती है। चलिए, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। अब जितनी भी नज़्में हैं, नज़्मों के बारे में हल्का फुल्का पूछ लिया जाए, क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है, इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनानी है। तो अब सीधे सीधे नज़्म के बारे में। यूजीनो मोंताले की नज़्म का नाम क्या है? हम नहीं जानते। अली सरदार जाफरी की 2 नज़्में हैं, आपको पढ़नी है, दोनों का नाम बताइए। गुफ्तगू और मेरा सफ़र। गुफ्तगू मेरा सफ़र। जी। उसके बाद खेती किसकी नज़्म है? अमीर खनफी। बरक़े कलीसा किसकी नज़्म है? अकबर इलाहाबादी। और मरसिया किसका पढ़ना है? मीर बबर अनीस। बबर अली अनीस, ठीक है। उसके बाद और क्या है, ये कसीदा किसका पढ़ना है? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। उसमें दो दो क़त ये भी हैं, तारीख़ के हवाले से हैं, क़त तारीख़ है ना। वो कौन कौन लिखने वाले हैं उसके? नहीं मालूम मुझे। अता काकवी। अता काकवी, एक और नाम? और एक नहीं मालूम। वाहिद नज़ीर। वाहिद नज़ीर। ये दोनों लिखने वाले हैं। अब गज़लों के बारे में तो आगे वीडियो बनाई जाएगी, जी। लेकिन इसी तरह के सवालात आपके दरमियान रखे जाएंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर लें
और मुझे यकीन है कि आप सिर्फ इस वीडियो को देख लेंगे तो 50% मार्क्स तो आपका इसी से सॉल्व हो जाएगा। बेशक। और अगले दिन जब हमारी वीडियो बनेगी तो उसमें आपसे वाहिद जमा भी पूछा जाएगा, कहीं से भी कोई सवाल पूछा जा सकता है। आप देखते रहें वीडियो और कोशिश करें कि इसे डाउनलोड कर लें और इसके ऑडियो को सुनते रहें। ठीक है, आज के लिए इतनी ही रहने दें। जी अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।